अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ नंबर 4.2 और साथ ही साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिड डिस्कशन अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 till question number 4 from test yourself number 2, and today we are going to continue with our test yourself number 2 questions. So let's have a look at question number 5. Statement says that point out the type of covalent bond in the following molecules. यानी कि कुछ molecules given हैं, as you can see CH4 which is methane, C2H4 which is ethene, H2 which is hydrogen molecule, N2 which is nitrogen molecule, and O2 which is oxygen molecule. So you have to identify that which one is having which type of covalent bond. So उसके लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि covalent bond की types क्या हैं. So there are 3 types of covalent bond: single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. और हम ये भी जानते हैं कि ये types हैं on the basis of number of bond pairs involved. सिंगल में एक बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व होगा, डबल में देयर विल बी 2 बॉन्ड पेयर्स इन्वॉल्व्ड, ट्रिपल में देयर विल बी 3 बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व. सो अब वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. इन CH4 carbon needs 4 electrons. So each electron from hydrogen is contributed with 1 electron from carbon and they are going to form bond. So कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और ये चारों कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल होने वाले हैं. C2H4 इसमें बनेगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. मेक श्योर इट इज बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. अगर बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है. In H2 we know that hydrogen is having 1 electron in its outermost shell, तो उसको complete करने के लिए भी 1 ही required है, so there will be a single covalent bond. In nitrogen we have 5 electrons in the outermost shell and it needs 3 more electrons to complete the outermost shell, so 2 nitrogen atoms they are going to combine together and they will share 3 electrons from each atom, so there will be 3 bond pairs. So we will say that in N2 it is triple covalent bond. If we talk about O2, so oxygen is having 6 electrons in the outermost shell, so 2 more electrons are needed. So it means that 2 electrons could be shared together. So if 2 electrons are shared together, so इसका मतलब उसमें बनेगा double covalent bond क्योंकि 2 bond pair involved है. इन सारे structures की detail हमने discuss की थी हमारे topic covalent bond में. So आप वहाँ से भी इसकी help ले सकते हैं. Next question is, what is a lone pair? How many lone pairs of electrons are present on nitrogen in ammonia? मतलब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज लोन पेयर और फिर आपको ये बताना है कि अमोनिया के अंदर, अमोनिया एक कंपाउंड है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर्स अवेलेबल हैं. सो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लोन पेयर. द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम in a molecule is called lone pair of electrons. यानी कि lone pair of electrons किसी molecule में मौजूद किसी एटम के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डेड नहीं हैं मगर वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, उसे हम कहेंगे lone pair of electrons. अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, which was you have to tell the number of lone pair in nitrogen in ammonia. So उसके लिए हमें देखना पड़ेगा अमोनिया का स्ट्रक्चर जो कि है कुछ इस तरह से. नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ दोज 5 इलेक्ट्रॉन्स दे आर बॉन्डेड विद ईच एटम ऑफ हाइड्रोजन. यानी कि वो बनाता है 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. सो जब 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स में इन्वॉल्व हो गए हैं, सो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके बनाने वाले हैं एक पेयर और वो पेयर होगा लोन पेयर क्योंकि वो किसी भी चीज के साथ बॉन्डेड नहीं है और वो अवेलेबल है इन वैलेंस शेल. सो वी विल से दैट देयर इज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन नाइट्रोजन इन अमोनिया. अगर आप इस क्वेश्चन के साथ इसकी डायग्राम बनाएंगे, सो इट इज गोइंग टू लीव अ गुड इम्पैक्ट ऑन एग्जामिनर एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why is the BF3 electron
डेफिसिट कि BF3 इट्स नेम इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, वो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट क्यों है? डेफिसिट मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों है? आपको याद होगा कि हमने इस एग्जाम्पल में पढ़ा था फॉर द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और उसमें हमने देखा था कि BF3 जो है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये लेता है इलेक्ट्रॉन्स का पेयर फ्रॉम अमोनिया। सो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज देयर आर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल and 3 electrons in the next shell, and next shell is the outermost shell of boron. So 3 electrons, और ये तीनों के तीनों electrons they are making single covalent bond with each atom of fluorine. इसी तरह तो बनता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, यानी कि बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन जो कि अवेलेबल थे आउटर मोस्ट शेल में, उन तीनों ने बॉन्ड बना लिया है फ्लोरीन एटम्स के साथ, जिससे फ्लोरीन एटम्स की तो डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। मगर इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर एंड इफ यू लुक एट द बोरॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड बोरॉन, सो यू कैन काउंट देम एज 6। और आपको पता होना चाहिए टू फॉलो ऑक्टेट रूल देयर शुड बी मिनिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हुई? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बनने के बाद भी बोरॉन एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी उसे स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। बोरॉन एटम हैज टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स, out of which 3 electrons are present in the valence shell, and these electrons share with the 3 atoms of fluorine to form BF3. And so now boron has 6 electrons in the valence shell in BF3. It still needs 2 electrons to complete its octet. That is why it is called electron deficient molecule. यानी कि किसी के साथ बॉन्ड बनाने के बावजूद वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर सका, तो हुआ ना इलेक्ट्रॉन डेफिसिट एलिमेंट। अब इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप अपनी वर्डिंग में भी कर सकते हैं इफ यू नो द कॉन्सेप्ट रियली वेल, और मेक श्योर यू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज व्हाट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेक अ मॉलिक्यूल गुड डोनर। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल ने डोनर बनना है, अब आपको याद होना चाहिए कि डोनर और एक्सेप्टर ये होते हैं इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया है। सो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्ड पेयर्स कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते। सो दीज आर द लोन पेयर्स। सो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम्स in a molecule, they make a molecule a good donor, and these electrons are not involved in bonding, so they can be used to form further bonds. जो electrons already bonding में involved हैं वो मजीद bond नहीं बना सकते, they are already occupied. so मजीद bonding में सिर्फ वही electrons involve हो सकते हैं जो कि lone pair की form में available हैं, तभी तो वो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है एटम। और अगर वो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, देयर विल बी नो म्यूचुअल शेयरिंग, तो हम उसे बोलेंगे डोनर। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, हम उसे कहेंगे एक्सेप्टर। जी हाँ, उसके लिए वर्ड यूज होता है एक्सेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड how many bonded pair of electrons are present in NH3 molecule? आपको यहाँ अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि NH3 किस कदर इम्पॉर्टेंट है, यानी कि NH3 का स्ट्रक्चर कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको उसका स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना आता है तो आप बहुत से क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर एज फॉलोज। एज यू नो दैट whenever you have to write difference, make sure you make a line in the middle and write down the two headings side by side, and then you start writing your answer. It could comprise of 2 points or 3 points, but I'll suggest you to write minimum 2 points for 2 marks. अब चलते हैं फर्स्ट डिफरेंस की तरफ, which would be the difference of definition.
So bond pair of electrons is involved in bond formation. And for lone pair, you can write that lone pair of electron is not involved in bond formation. There are other differences as well. Bond pair of electron is having electrons contributed by both atoms, and lone pair of electron is donated by only one atom. साथ ही साथ आप इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप शो कर सकते हैं हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर को इन द एग्जाम्पल ऑफ बॉन्ड पेयर और अमोनिया के लोन पेयर को in the example of lone pair. Simple, by drawing the diagram or just by explaining it verbally. I'll suggest you to draw it. It's quite easy. Next question is, what do you mean by delta sign and why it develops? So delta sign कुछ इस तरह से दिखाई देता है, and delta sign indicates partial positive or partial negative charge that is developed due to unequal sharing of electrons. यानी कि डेल्टा शो करता है पार्शियल चार्ज को, और पार्शियल चार्ज हमने पढ़ा जब हम पढ़ रहे थे हमारे पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स. पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स में हमने देखा कि व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उससे होता क्या है कि बोथ एंड्स पे चार्जेस आ जाते हैं. एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और उन चार्जेस की वजह से द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी डिफरेंट हो जाएगी. सो हम कहेंगे कि देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होगा, पार्शियल चार्ज शो करना पड़ेगा, और उस चार्ज को शो करने के लिए हम ये स्पेसिफिक साइन यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज डेल्टा. और इसको बनाने का तरीका भी काफ़ी आसान है और आपको ये साइन याद करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why does oxygen molecule not form a polar covalent bond? कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब है O2. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन इन अनदर मॉलिक्यूल, यानी ऐसा बात नहीं हो रही कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन क्यों नहीं बना रहा पोलर. सो ऑक्सीजन एटम व्हेन कंबाइंस विद अनदर ऑक्सीजन एटम्स, so it is always going to make a non-polar covalent bond. The reason is because oxygen and oxygen both are same type of atoms, both are homoatoms. So जब भी there are homoatoms involved, so उसमें हमेशा हमारे पास बनता है non-polar covalent bond, and the reason is because their electronegativities are same. So शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी दोनों ऑक्सीजन एटम्स की एक जैसी होने वाली है. तो जब एक जैसी होगी सो देयर विल बी नो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव साइन. सो उससे कभी भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा. आंसर की तरफ देख लेते हैं. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डज नॉट फॉर्म अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ two similar oxygen atoms which are homoatomic atoms, and there is no difference of electronegativity, and shared pair of electrons is attracted by both of the atoms equally. So equally होगा तो polar नहीं हो सकता क्योंकि उसमें polar bonds नहीं बने. Next question is, why has water polar covalent bonds? यानी कि पहले ऑक्सीजन को पूछा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, और अब डिस्कस करेंगे कि वाई इन वाटर इट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. एज वी नो दैट इन वाटर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर इन्वॉल्व्ड. देयर आर two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. They are combined together to give you water. This is the structure of water. And when there are different types of atoms involved, so their electronegativities are going to be different, and there will be a difference in electronegativity. And whenever there is a difference in electronegativity, poles are formed. मतलब there will be unequal distribution of the shared pair of electrons. So वो एक shared pair of electron को equally अपनी तरफ attract नहीं करेंगे. अगर ऐसा नहीं होगा, so there will be a polar covalent bond. आंसर की तरफ देखते हैं. Water has polar covalent bond because there is difference of electronegativity between hydrogen and oxygen atoms. So the shared pair of electrons
are unequally attracted by both the bonded atoms. कौन से bonded atoms? Hydrogen और oxygen. Hence, poles will be developed and molecule will become polar. उसमें poles बनेंगे और उस molecule को हम polar molecule कहेंगे. ये तो थे कुछ questions from test yourself number 4.2. अब हमने complete कर लिया है हमारा 4.2 test yourself. लेकिन ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में हमेशा इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं. आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, मे बी इंडिविजुअली ऑन आयनिक बॉन्ड, इंडिविजुअली ऑन कोवेलेंट बॉन्ड, इंडिविजुअली ऑन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और आपको स्पेसिफिकली एग्जाम्पल भी पूछी जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल, explain the formation of sodium chloride. So you have to explain it. Remember, we did it in our class as well, in our previous lectures, when we used glass board to explain the whole process of making of sodium chloride. And make sure you learn all the definitions. The basic definition of the bond is very, very important. Word-to-word definition of ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond and metallic bond. You need to learn it. और अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो मेक श्योर करें कि यू स्टार्ट विद द डेफिनेशन, देन एक्सप्लेन, एंड इन एक्सप्लेनेशन यू हैव टू मेंशन दैट व्हिच ग्रुप्स फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल आर गोइंग टू मेक दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, और सिंपली which elements are involved in making of this bond. Then you will start with the formation of the bond in detail, that what are the steps are involved in the formation of this particular bond, and make sure you explain it with the help of example. More than 2 examples are good to learn. अगर आप एक ही एग्जाम्पल याद करेंगे और अगर आप उसको ज़रा सा भी एग्जाम में मिस करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. स्पेशली इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, you need to learn more examples because there are different types of covalent bonds. So for each type of covalent bond, learn at least 2 examples and try to learn their structure, how to draw them. और अगर बात करें पोलर और नॉन पोलर की, तो उसमें आपको मेन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को भी लर्न करना है. जैसे कि एग्जाम्पल में भी डिटेल में गिवन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज 3.2 and electronegativity of hydrogen is 2.2. So इस तरह की बेसिक वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए ताकि जब आप एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने बैठें तो उसमें आप माइनर डिटेल्स ऐड करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें. सो मुझे उम्मीद है कि टॉपिक 4.3 और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन यहाँ हमने अभी डिस्कस नहीं किए हमारे क्वेश्चंस फ्रॉम मेटालिक बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इंटर मोलेकुलर फोर्सेस के साथ, जो कि हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किए हैं हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योरसेल्फ नंबर 4.2 और साथ ही साथ कुछ एग्जाम टिप्स भी ली दैट हाउ टू राइट आंसर of different types of questions related to topic number 4.1, 4.2 and 4.3. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे. हम अपने आने वाले लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक 4.4 which is इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.